बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमने लास्ट लेक्चर में आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। उनमें हमने कुछ आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो थे वो डिस्कस किए थे। कौन कौन से हमने डिस्कस कर लिए थे? हमने डिस्कस कर लिया था फॉर लूप। फॉर लूप के अलावा हमने डिस्कस किया था वाइल लूप डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था लूप्स या आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली कितनी तरह के होते हैं। दो कैटेगरीज में हमने उन्हें डिवाइड किया, या तो वो अनबाउंडेड होंगे या फिर वो बाउंडेड लूप्स होंगे। आपके पास अनबाउंडेड लूप्स क्या थे? अनबाउंडेड लूप्स जो थे आपके पास वो उस तरह के लूप्स थे, इस तरह के आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको ना पता हो कि आपका लूप जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका लूप जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो आपने अनबाउंडेड लूप का इस्तेमाल करना है। अनबाउंडेड लूप कौन कौन से थे? वाइल लूप एंड द डू वाइल लूप। लेकिन अगर आपको ये अंडरस्टूड है कि आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, जैसे आपको पता है कि भाई अगर मैं टेबल ऑफ 2 प्रिंट करवाना चाहूँ 10 तक, तो मुझे पता है मेरा लूप कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। तो अगर मुझे पता है कि मेरी कमांड जो है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चलेगी, कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगी, तो फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है? तो फिर आपने इस्तेमाल करना है फॉर लूप का। अच्छा जी, इसके अलावा हमने देखा था लूप को आप आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं और रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके अलावा आप इसे लूप्स भी कहते हैं। और क्या देखा था हमने कि लूप्स की दो टाइप्स, अनबाउंडेड और बाउंडेड। अनबाउंडेड में हमने दो टाइप्स पढ़ी, वाइल और डू वाइल। वाइल और डू वाइल में से जब हमने वाइल डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि वाइल जो है वो प्री टेस्ट लूप होता है, यानी पहले कंडीशन चेक होती है। प्री टेस्ट का मतलब क्या होता है? पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद आपके पास जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपके पास अगर आपकी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, जबकि डू वाइल लूप में क्या था? डू वाइल लूप में आपके पास था कि आपके पास कंडीशन बाद में चेक होगी, पहले आपके पास बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी एक दफ़ा, फिर आपके पास कंडीशन चेक होगी, इसीलिए उसको पोस्ट टेस्ट कहते हैं। दो टाइप्स थी, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट में आपके पास वाइल लूप था और पोस्ट टेस्ट में आपके पास डू वाइल लूप था। अब आपने क्या करना है? अब आप नेक्स्ट देखते हैं। हम फॉर लूप डिस्कस कर रहे थे, हमने उसकी एक आध एग्जाम्पल भी देखी थी, उसको करके देखा था कि फॉर लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस प्रोग्राम के लिए। देखिए फॉर लूप का ही प्रोग्राम है, इसमें ऊपर सारी आपने हेडर फाइल्स बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी है जैसे आप लिखते थे। फिर आपके पास मेन आ गया, मेन के बाद आपने क्या लिखा? मेन के बाद आपके पास इंटीजर वाला पार्ट आ गया। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया इंट आई, और नेक्स्ट है आपके पास ये, नेक्स्ट आपके पास लूप लिखा है फॉर लूप। आपको पता है पहले इनिशियलाइजेशन आती है, इनिशियलाइजेशन के बाद आपके पास कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। सही। अच्छा जी, ये आपके पास फॉर का सिंटेक्स था। फॉर के सिंटेक्स में आपके पास और जो है नेक्स्ट उसकी बॉडी है, ये वाली चीज़, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो उतने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी जितने टाइम्स हमें एग्जीक्यूट कराना होगा लूप। सही है। इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स भी हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस रिपीट करानी होगी उसे हम लूप के अंदर लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अच्छा जी, मुझे 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। सही है। वर्टिकली प्रिंट करानी है। अब वर्टिकली प्रिंट करानी है तो आपको पता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बैकस्लैश n का इस्तेमाल करते हैं। मैंने फॉर लूप लिखा। फॉर लूप की जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शन। इनिशियलाइजेशन में क्या किया है? इनिशियलाइजेशन में आपने इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू क्या है आपके पास? आई की वैल्यू आपके पास 1 है। आई की वैल्यू 1 है। फिर कंडीशन है आपके पास आई लेस देन इक्वल्स, लेस देन जो है वो 11 के है, और फिर है आई प्लस प्लस। ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है? फॉर लूप है। फॉर लूप में कितना लिखा हुआ है? लेस देन 11। 1 से लेस देन 11, 1 से लेस देन 11 यानी 1 से 10 तक चलेगा ये लूप। वन से 10 तक एग्जीक्यूट होगा ये लूप। प्रिंट क्या कराना है? अब देखें, हम इसको ड्राई रन करते जाते हैं यहाँ पे ना।
रफ वर्क में। आई की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो वो जाएगा प्रिंट कराएगा। आपको इसका फ्लो चार्ट याद होगा, पहले प्रिंट होगी और फिर जो है वो क्या था, इंक्रीमेंट होगा। उसने एक दफ़ा प्रिंट करा दिया, जब आई की वैल्यू 1 है तो मेरे पास आउटपुट मैं यहाँ पे जनरेट करती रहती हूँ, सही है। ये पास ड्राई रन का हो गया और ये मेरे पास आउटपुट का बॉक्स हो गया। अच्छा जी, आई की वैल्यू जब 1 है, सही है, 1 होगी तो अंदर जाएगा, चेक करेगा पहले 1 जो है लेस देन 11 है, बिल्कुल 1 लेस देन 11 होता है, अंदर जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी परसेंटेज डी प्रिंट कराएगा। किसकी वैल्यू प्रिंट होगी परसेंटेज डी की जगह, आई की, और आई में इस वक्त क्या है 1, तो ये प्रिंट करा देगा 1 और फिर बैकस्लैश एन है तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे जाते ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगी तो आई की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो गई है, अब वो जाके दोबारा चेक करेगा 2 लेस देन 11 है, बिल्कुल 2 लेस देन 11 होता है, दोबारा नीचे जाएगा और इस बॉडी को एग्जीक्यूट करवाएगा और क्या प्रिंट करवा देगा 2। आई के अंदर क्या है, अब आई के अंदर 2 है, सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है लूप। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक। आई की वैल्यू 3 हो गई है और 3 होने के बाद क्या होगा, चेक करेगा कि 3 लेस देन 11 है, बिल्कुल है, तो क्या प्रिंट करा देगा, 3 प्रिंट करा देगा और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा, यानी आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 4, यानी जो भी आई की वैल्यू होगी आई की वैल्यू ही प्रिंट करानी है ना हमें। यहाँ देखें क्या प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक। आई 4 हो गया, 4 पहले जैसे ही 4 हुआ उसे जाके कंडीशन चेक की कि 4 लेस देन 11 है, तो उसने कहा बिल्कुल है, 4 लेस देन 11, अंदर गया, उसने क्या प्रिंट करा दिया, 4 प्रिंट करा दिया। इसी तरह से दोबारा देखते हैं, इंक्रीमेंट हो जाएगी आई की वैल्यू 4 थी, अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी आई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और 5 को जब आप एग्जीक्यूट करवाएंगे किसमें, इधर लाके 5 को आपने एग्जीक्यूट कराया, 5 लेस देन 11 है, उसने चेक की कंडीशन बिल्कुल है, तो उसने यहाँ पे बॉडी को एग्जीक्यूट करा दिया, यानी 5 प्रिंट करा दिया, इंटीजर प्रिंट कराने ना, इधर ये लिखा हुआ है आई प्रिंट कराना है। आई कितने टाइम्स चलेगा, 1 से 10 टाइम्स चलेगा। इसी तरह से आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, क्या हो जाएगी, इसी तरह आई 6 हो जाएगा, आई 7 हो जाएगा, और ये देखेंगे इसका आउटपुट लिखा हुआ है, ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ बैकस्लैश एन है। 1 जैसी प्रिंट करेगा कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, आपको पता है ना इसकी सीक्वेंस कैरेक्टर का क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में ले जाता है कर्सर को। अच्छा जी, अब यहाँ देखें एक फॉर का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, दूसरा कौन सा क्लोज हो रहा है, मेन का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। प्रोग्राम बिल्कुल एज इट इज बनेगा फॉर का, और अगर आप इसी को हॉरिजॉन्टली प्रिंट कराना चाहें कि भाई ये जो लाइन आपके पास 1 2 3 4 वर्टिकली प्रिंट हो रही है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो, तो आपने क्या करना है, तो आपने 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली जो है वो यहाँ से बैकस्लैश एन हटा देंगे, जब यहाँ से बैकस्लैश एन रिमूव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जब 1 प्रिंट होकर आएगा आपके पास, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में जा रहा था, पहले इधर जा रहा था ना नेक्स्ट लाइन में, जब उसके पास बैकस्लैश एन होगा ही नहीं तो वो बराबर में ही प्रिंट करा देगा 2, बराबर में ही प्रिंट करा देगा 3, सही है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्रिंट करा देगा। तो याद रखिएगा अगर आपके एग्जाम में वर्टिकली प्रिंट कराने का कहा जाए किसी असाइनमेंट में, तो आपने इस तरह से करवाना है विद द हेल्प ऑफ बैकस्लैश एन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, और अगर आपसे कहा जाए कि आपने हॉरिजॉन्टली प्रिंट कराना है तो आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यानी बैकस्लैश एन को वहां से रिमूव कर दीजिएगा। अगर आप सिर्फ इसको अगर आप सिर्फ इस वाले बैकस्लैश एन को जो है वो रिमूव कर दें तो आपके पास जो भी काउंटिंग है, जो भी नंबर है वो कितना प्रिंट हो जाएगा,
बिल्कुल, वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाएगा 1 से 10 तक। अच्छा, अब ये मैंने लेस देन 11 इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि लेस देन 11 कितना होता है, 10, 1 से 10 तक प्रिंट होगा। अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू 11 कर दूं, सही, अगर मैंने इसी कोड में चेंज किया और इसको लेस देन इक्वल्स टू 11 कर दिया तो क्या होगा? तो होगा आपके पास ये कि इसको रब कर देते हैं। मैंने क्या लगाया है यहाँ पे? मैंने कहा कि मैं यहाँ लगा रही हूँ इक्वल्स टू का साइन। अब देखिए, मैंने यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा दिया तो क्या होगा? यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा दिया तो ये 1 से कहाँ तक चलेगा आपका लूप? 10 तक चलेगा, सॉरी 11 तक चलेगा, क्योंकि मैं पहले लेस देन 11 था। लेस देन 11 कौन सा नंबर होता है? 10। और अब मैंने कर दिया लेस देन इक्वल्स टू, तो 11 तक चलेगा। याद रखिएगा, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब है कि 11 तक चलेगा, और लेस देन का मतलब क्या था कि ये 10 तक चलेगा। इसी के थ्रू हम अगर देखें, मैं ये वाली प्रिंट एफ की इंस्ट्रक्शन यहाँ से इतना रब कर दूँ और इसकी जगह मैं नेम लिख दूँ, सही है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ? इसकी जगह मैं अली लिख दूँ, तो आपको पता है अली जो है वो कितनी टाइम्स प्रिंट हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 11 है, इसका मतलब 11 टाइम्स स्क्रीन के ऊपर अली प्रिंट हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ अली वर्टिकली प्रिंट हो, तो मैं अली के बाद \n लगा दूंगी। और अगर मुझे हॉरिजॉन्टली स्क्रीन पे लाइन से प्रिंट करवाना है तो फिर मैं \n हटा दूंगी, सही। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या है? नेक्स्ट प्रोग्राम में देखें, इन्होंने तीन वेरिएबल्स जो है इनिशियलाइज करवाए हुए हैं। एक इंट सम है, काउंट है, और फिर सम इज इक्वल्स टू 0 है, सही। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है प्रिंट एफ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर प्लेस कर दें, 3, 5, 4, 7, 9, कुछ भी। इनपुट लिया है एक नंबर, जो भी नंबर वो इनपुट करेगा ना, आपका लूप उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा। जैसे मैंने 4 इनपुट किया नम के अंदर, सही है, ऐसे ही होगा ना। आउटपुट स्क्रीन आपके पास ये रही, मैंने 2 जो है क्या किया है इसमें, 2 इनपुट किया है। मेरे पास पहले ये लिखा हुआ है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, पहले जैसे ही 2 इनपुट किया वैसे ही मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा? आउटपुट लिखा हुआ आ जाएगा एंटर करने के बाद। तो जब मैंने 2 इनपुट किया ना, तो यहां जाके क्या स्टोर हो गया? 2 स्टोर हो गया, सही है। काउंट 1 से कब तक चलेगा? 2 टाइम्स चलेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखती, यहाँ 2 की जगह मैं 4 लिख दूं, सही है, तो मेरा लूप कितनी दफा चलेगा? तो मेरा लूप 4 टाइम्स चलेगा। यानी मेरा लूप बेस कर रहा है इनपुट वैल्यू पे कि मैं जो भी वैल्यू इनपुट करूंगी मेरा लूप उतने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। अगर मैंने 5 इनपुट किया है तो मेरा लूप जो है वो 5 नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। अगर मैंने लूप में 7 इनपुट किया है तो 7 नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, सही है, 7 टाइम्स चलेगा। अब देखिए आपके पास लूप पे लिखा हुआ क्या है? काउंट इज इक्वल्स टू 1। एक वेरिएबल है, लूप वेरिएबल जो है वो है काउंट। काउंट में आपके पास 1 लिखा हुआ है, चलेगा लेस देन इक्वल्स टू नम तक। नम क्या है मेरे पास? नम वही इनपुट वैल्यू है जो आप इनपुट लेंगे यूजर से। मैंने यूजर से इनपुट लिया और मैंने इनपुट जो करवाया हुआ है स्क्रीन के ऊपर वो है 2, सही। तो आपके पास 1 से आपका लूप कहाँ तक चलेगा? 2 तक चलेगा। अगर आप इसको अपने पास रन करेंगे साथ साथ तो आप करके देखिएगा, आप इसमें 3 इनपुट करके देखें, 4 इनपुट करके देखें, वो सारी प्रीसीडिंग वैल्यूज को जो है वो प्लस करता चला जाएगा। फिर सम प्लस इज इक्वल्स टू काउंट लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब होता है भाई? इसको अगर मैं इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में लिखूं तो हमने क्लास में देखा था, आपके पास हो जाएगा सम प्लस सम इज इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। हम ऐसे खोल के लिख लेते हैं इसको, सही है। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस
काउंट, इसका मतलब यही है। तो क्या होगा, सम में पहले क्या वैल्यू है आपके पास, आपको पता है सॉरी, जो आपने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है सम की, वो 0 है, तो यहाँ पे पहले 0 आ जाएगा। काउंट वेरिएबल कौन सा है, काउंट वेरिएबल आपके पास लूप वेरिएबल है, लूप वेरिएबल की वैल्यू अभी आपके पास 1 है, तो यहाँ पे 0 + 1 आपके पास आंसर क्या स्टोर हो जाएगा सम के अंदर, अपडेटेड वैल्यू। 0 + 1 कितना होता है, 1। सम के अंदर सम है ना, तो इसका मतलब आपके पास सम में क्या स्टोर हो जाएगा, 1। देखिए मैंने यहां किया हुआ भी है, काउंट 1 है, सम 0 है, तो सम प्लस काउंट क्या होगा, 0 + 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट करा के दिखाती हूं मैं आपको कि नेक्स्ट कैसे होगा। ये देखिए नेक्स्ट, देखें आपके पास नेक्स्ट कैसे होगा। नेक्स्ट आपके पास होगा सम लिखा हुआ है, सम प्लस काउंट है। सम की वैल्यू जो लास्ट थी वो कितनी आई थी, सम 1 हो गया था, सही है। सम की वैल्यू जो लास्ट स्टोर थी वो कितनी थी, वो आपके पास थी 1। तो जब यहां 1 प्लस लूप एक दफा चल गया है, काउंटर की वैल्यू काउंट जो स्टार्ट हुआ था मेरे पास वो 1 से स्टार्ट हुआ था, एक दफा लूप एग्जीक्यूट हुआ, वैल्यू प्लस हुई, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, अब 2 हो गई, सही है। 1 के बाद 2 हो गई। सब में कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, सही है। ऊपर जाएगा, काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा दें, काउंट 2 था अब 3 हो जाएगा, 3 होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, चेक करेगा 3 <= नम है 3, और नम में मैंने क्या इनपुट करवाया है, यहाँ पे इनपुट कौन सा नंबर कराया है मैंने, 2। तो आप बताइए 3 <= 2 है, बिल्कुल भी नहीं, तो इसका मतलब लूप 2 टाइम्स ही चलेगा। ऐसे ही करते हैं लूप चेक, अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यही देखा। तो आपके पास आगे जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है कि देखें जितनी भी प्रीसीडिंग वैल्यूज, जितनी दफा भी आप लूप चलाएंगे ना, वो प्रीसीडिंग वैल्यूज को प्लस करवाता चला जाएगा। इसी तरह आप प्रीसीडिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, आपके पास प्रीसीडिंग वैल्यूज जो है वो प्लस होती जा रही हैं। सम प्लस = सम प्लस काउंट, इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मैंने ये लिखी हुई, और ये देखें ड्राई रन में भी लिखा हुआ है मैंने। सम की वैल्यू 2, सम की वैल्यू 1, काउंट की वैल्यू 2, सम की वैल्यू कितनी हो गई लास्ट में 3। इसीलिए जो ये इनपुट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है ना, सॉरी, वो क्या दे रहा है, 3 दे रहा है आउटपुट में, सही है। एक दफा और सुन लें, देखें ये प्रोग्राम था, इसमें होगा क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आपने क्या लेनी है, इनपुट लेनी है। आपका लूप उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा जितने नंबर ऑफ टाइम, सॉरी, जितना जो है यूजर जो नंबर इनपुट करेगा, जो भी पॉजिटिव इनपुट करेगा, नंबर इनपुट करेगा यूजर, उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे फर्स्ट करें मैंने 4 इनपुट किया, तो आपका लूप कितने टाइम चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा। अगर मैंने 5 इनपुट किया तो मेरा लूप 5 टाइम्स चलेगा। इसी लूप को आप अपने पास एग्जीक्यूट करवा के देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर 2 वैल्यू ली है, आप अपने पास 5 लें और कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ताकि आपको समझ आ जाए, इसको एग्जीक्यूट करवाना आ जाए। इसी तरह से ड्राई रन कीजिए जिस तरह मैंने किया हुआ है। शुरू की वैल्यूज तो यही रहेंगी, काउंट जैसे फर्स्ट करें लूप 3rd टाइम चलेगा तो काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, लूप 4th टाइम चलेगा काउंटर की वैल्यू, काउंट वेरिएबल की वैल्यू 4 हो जाएगी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने 5 टाइम्स चलाना है, 5 इनपुट लेना है, तो इसी तरह से चलाना है। फिर एट द एंड ऑफ द सेशन आप बताइएगा कि आप लोग के आउटपुट क्या क्या आया है। अच्छा जी, ये तो हो गया क्लियर, आपको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट भी पता चल गई। अब इसी तरह से अगर मैं लिखूं s माइनस इज इक्वल्स टू काउंट, इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, ताकि आपको याद आ जाए। s इज इक्वल्स टू s माइनस काउंट। ये सारे प्रोग्राम
आपने अपने पास नोट डाउन करने हैं लाजमी। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कि आपने एक नंबर इनपुट लेना है और उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराना है। सही है? पहले तो आपकी स्क्रीन पे यही लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ दिस। सही है? एक नंबर इनपुट लेना है। अगर मैं 2 इनपुट करूं तो वो 2 का टेबल प्रिंट करा दे, अगर मैं 3 इनपुट करूं तो वो 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करा दे, 4 तो 4। जो भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मैं इनपुट करवाऊंगी वो उसी को क्या कर देगा, उसी को वो प्रिंट करवा देगा। अब यहां देखिए ये लूप है, लूप वेरिएबल है। आप टेबल के अंदर देखिए, देखें ये वाले जो नंबर्स हैं आपको ये चेंज हो रहे हैं। ये 1 से 10 तक के वर्टिकल नंबर्स ना हमने अभी दोबारा प्रिंट करवाए थे। कब? बिल्कुल, जब अभी हम वर्टिकल काउंटिंग प्रिंट कराए थे ना, तब हमने ये 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराए थे। इसका मतलब ये वाले जो नंबर्स हैं ये लूप वेरिएबल है। लूप को मैंने यहाँ पे जे कहा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किस पे स्टोर होगी? जे में स्टोर होगी। यहाँ देखें, यहाँ पे भी एक पैटर्न पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एक पैटर्न पता चल रहा था, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पैटर्न पता चल रहा है। क्या देख के लग रहा है आपको कि एक सिमिलर नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और ये सिमिलर नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियसली अगर मैं 2 प्रेस करूंगी तो 2 का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगा, 3 प्रेस करूंगी तो 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होगा। तो इसका मतलब है कि जो भी नंबर हमें इनपुट करेंगे उसी हिसाब से जो है हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट होंगी। अब आपके पास क्या है? ये तो आपको समझ आ गया कि भाई आपके पास ये लूप वेरिएबल है। और लूप वेरिएबल कैसे चल रहा है? इसमें से जो आई है, जे है, वो ये वाला वेरिएबल है। और ये वाला जो नंबर है 2 2 जो बार बार रिपीट हो रहा है 10 टाइम, ये कौन सा वेरिएबल है? ये वो वेरिएबल है जो आपने इनपुट किया है। यानी क्या है? n। पहले n है, ये देखें, पहले n है, फिर क्या है? फिर आपके पास x है, यानी मल्टीप्लाई n x, एंड देन ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है? j वेरिएबल है। ठीक है? और इसका आउटपुट आ रहा है इन दोनों चीजों का। इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इसका आउटपुट होगा, विच वी कॉल्ड एज i। सही है? हमने i कह दिया। ये 2 जो है वो n आ गया, 1 2 3 4 5 j जो चेंज हो रहा है हमें पता चल गया भाई। चेंजेस से ही पता चल गया कि ये लूप वेरिएबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसीलिए हमने पहले प्रिंट कराया था कि कहीं पे भी आपको ये सीक्वेंस पता दिखे तो आपको पता चल जाए कि भाई ये तो लूप वेरिएबल है। सही है? ये लूप वेरिएबल प्रिंट हो गया। ये क्या है? n जो है वो नंबर जो आपने इनपुट किया है वो है, और इन दोनों का प्रोडक्ट होकर जो भी आंसर आएगा वो किस में स्टोर होगा? i में स्टोर होगा। और ये सारा काम, ये वाली स्टेटमेंट जो है कितनी बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए? सवाल ये है। ये सारी स्टेटमेंट जो है वो 10 दफा चलेगी, क्योंकि 10 दफा यही काम करना है। सही है? आप 20 टाइम्स भी करवा सकते हैं, 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करा दें, 30 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करा दें, जिस तरह से चाहें करा दें। अच्छा जी, आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि n x j इज इक्वल्स टू आई में आपका रिजल्ट स्टोर हो गया। इसको मैंने लूप के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि ये 10 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, और जितनी दफ़ा वो मल्टीप्लाई करेगा ना उतनी ही दफ़ा उसने क्या कराना है? उतनी ही दफ़ा उसने प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराना है? ये देखें, परसेंटेज डी, ये सारे फॉर्मेट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे ही ना, यहाँ पे प्रिंट एफ आ गया। सही है? यहाँ पे परसेंटेज डी, पहले परसेंटेज डी है, फिर क्या है? क्रॉस है, एक्स आ गया आपके पास, देन दोबारा से क्या है? परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू है, फिर आपके पास क्या है? इज इक्वल्स टू का साइन है, अगेन इंटीजर वैल्यू है, सही है? यहाँ पे कॉमा आएगा। ये वाला परसेंटेज डी कौन सा है? ये वाला है। सही है? और आपको पता है ये कौन सा वाला है जो इनपुट किया था? इनपुट कौन से वेरिएबल के अंदर गया था?
n के अंदर गया था, तो सबसे पहले जो आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो n है, n आएगा। n के बाद आपके पास कौन सा वेरिएबल आएगा? n के बाद आपके पास आएगा n के बाद आपके पास क्या है? j वेरिएबल है विच इज द लूप वेरिएबल, और लूप वेरिएबल के बाद कौन सा वेरिएबल है जो प्रोडक्ट होके आ रहा है, यानी i। ब्रैकेट क्लोज कर दें, सही है। सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले n है कॉमा, फिर j है कॉमा, एंड देन आपके पास क्या है? i है। ये 3 वेरिएबल्स हैं जो आपने लाइन से लिखने हैं इसी तरह से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो जाएगा इससे, इस तरीके से। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये देखें, हमने ये दोनों स्टेटमेंट्स लूप के अंदर इस वजह से रखी हैं क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है ये कितनी बार होना है? 10 टाइम्स होना है, और 10 टाइम्स होने के बाद उसने प्रिंट भी होना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स मुझे समझ आ रहा है कि मैंने लूप में क्यों रखी, इस वजह से रखी क्योंकि इन्होंने 10 टाइम्स रिपीट होना था। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर मुझे इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को 10 टाइम्स नहीं प्रिंट कराना, सही है, इसको मैंने प्रिंट कराना है 20 टाइम्स, जो भी मल्टीप्लिकेशन टेबल सॉरी जो भी इंटीजर वैल्यू मैं इनपुट करूं उसका वो टेबल 20 टाइम्स प्रिंट करवा दे, उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल 20 तक का प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगी? तो बिल्कुल मैं इस 10 की जगह क्या कर दूंगी? इस 10 की जगह मैं 20 प्रिंट कर दूंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 नहीं, मुझे 30 टाइम्स चाहिए, 30 टाइम्स एग्जीक्यूट हो तो आप 30 तक कर देंगे, सही है। अगर मैं कहूँ 40 टाइम्स तो आप 40 टाइम्स कर देंगे। जब आपने लूप में इधर चेंजेस करनी है, देखिए कितना आसान काम है। हम यही कह रहे थे ना कि हम इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बार बार लिखें, इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि हम इसको इस तरह से कर लें। तो आपके पास एक ये वाला ऑप्शन बचेगा, ये वाला कितना बेहतरीन ऑप्शन है लूप का कि आप लूप में सिर्फ आप कंडीशन चेंज करते हैं और आपका लूप जो है वो इतने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाता है। देखें, आपका एक ये प्रोग्राम हो गया, एक कौन सा प्रोग्राम हो गया, एक अभी हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला देखा, एक हमने देखा प्रीसीडिंग नंबर्स जो आते जा रहे थे वो किस तरह से वो प्रिंट करवाता जा रहा था लूप के अंदर, सही है। और आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपको समझ आना चाहिए। इस पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये टेबल तो यहाँ पे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। हम छोटा सा एक रिव्यू देख लेते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर अपनी क्लास, फिर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक सेकंड, अच्छा जी, आपके पास आपको पता है अगर आपने लूप 20 टाइम्स चलाना है तो आपने इधर चेंज करना है। आपको पता है ये दोनों स्टेटमेंट्स मैंने लूप के अंदर इस तरह से लिखी हैं क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को 10 टाइम एग्जीक्यूट होना है। लूप के ये वाला ऑर्डर, यही वाला ऑर्डर रहेगा। अगर मैं इसको जे एन आई कर दूं, ये एन जे आई है ना, अगर मैं इसको जे एन आई कर दूं तो किस तरह से प्रिंट हो जाएगा? पहले जे की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अभी तो देखें, यहाँ पे जे है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या है? आई। अगर पहले जे कर देंगे तो पहले जे की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। जे में क्या है? बिल्कुल, जे आपका वो वेरिएबल था जिसमें आपकी लूप वाली वैल्यू थी, तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई होके इनपुटेड नंबर आ जाएगा जो भी आप इनपुट करेंगे, सही। तो अगर हम इसको ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी इस पे क्या पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। ये इस वाले ऑर्डर से, हमने ये पहले भी बहुत दफ़ा बात की है कि इस वाले ऑर्डर से कितना फ़र्क पड़ता है आपके आउटपुट पर, सही। तो आपने ऑर्डर देखना है, ऑर्डर देखते हुए यहाँ पे वेरिएबल्स लिखने हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। और लूप
के ही टॉपिक को हम आगे की क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। अब आपने जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं अब आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।